हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंद्रा बंसल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ। पेपर अपना बीकॉम पार्ट फर्स्ट का है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो है मांग की लोच। हमने पहले एक पढ़ा था मांग के ऊपर। मेरा जो पहला वीडियो आया था उसमें ये था मांग किसे कहते हैं। आज उसी से रिलेटेड वीडियो मैं लेके आई हूँ। टॉपिक का नाम है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच का अर्थ किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा पर जो आनुपातिक प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन मांग की लोच के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात कीमत में जो आनुपातिक प्रभाव पड़ता है, इसमें क्या होता है, आपको मांग की लोच क्या बताएगा कि ना कीमत में इतने प्रतिशत वृद्धि होने पे, जैसे मान लीजिए कीमत में 50% की वृद्धि हुई, हमें कहेंगे कीमत में 50% वृद्धि होने पर मांग में 20% की कमी आई। यानी इसमें प्रतिशत बताएंगे, अनुपात बताएंगे, कितने अनुपात पर इसका प्रभाव पड़ा है। ये कीमत और मांग की मात्रा को गणितीय रूप में व्यक्त करता है। ये क्या करता है, मांग की लोच कीमत और मांग की मात्रा को गणितीय रूप में व्यक्त करता है। मांग का नियम क्या था, मांग का जो नियम होता है वो क्या होता है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध का अध्ययन करता है। मांग का नियम सिर्फ ये बताता है कि कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में कमी होगी, किंतु मांग की लोच क्या करती है, इसके मात्रात्मक पहलू पर ध्यान देती है। मांग की लोच आपको ये बताएगी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होने पे कितने प्रतिशत की कमी होगी, यानी कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। मांग का नियम क्या होता है, गुणात्मक कथन है, लेकिन मांग की लोच क्या है, मात्रात्मक है। मांग की लोच हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि मांग में जो परिवर्तन होता है वो सदैव कीमत में परिवर्तन के विपरीत दिशा में होता है। मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन से विपरीत दिशा में होता है। तो मांग की लोच क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक आएगी। लेकिन हम ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग, व्यवहार में ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग हम नहीं करते हैं। यदि मांग की लोच का मान 1 आता है तो इकाई लोचदार मांग, 1 से अधिक आता है तो अधिक लोचदार मांग, और 1 से कम आने पे कम लोचदार मांग कहते हैं उसे। अब हम पढ़ते हैं प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। प्रोफेसर मार्शल ने कहा है, किसी बाजार में मांग की लोच अधिक अथवा कम तब कही जाती है जब मूल्य में एक निश्चित कमी होने से, क्या बोल रहा है ये, निश्चित कमी होने से मांग कम या अधिक बढ़ती है। मतलब ये बता रहा है निश्चित मात्रा, यानी आपको एक मात्रा बताएगा। मांग की लोच में क्या होगा, एक मात्रा को व्यक्त करती है, ठीक है ना। और मूल्यों में एक निश्चित वृद्धि होने पर मांग में अधिक या कम कमी होती है, उसे हम क्या कहेंगे, मांग की लोच। अब हम आते हैं मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। पहली है कीमत मांग लोच। कीमत मांग लोच के अंतर्गत क्या होता है कि मांग की कीमत लोच के अंतर्गत कीमत में परिवर्तन से, कीमत में जो परिवर्तन होता है उससे मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में जो तो परिवर्तन होगा वो किस में आएगा, कीमत मांग लोच में। इसमें एक हम ये भी बोल सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, कीमत में अन्य बातें समान रहने पर कीमत में एक निश्चित परिवर्तन पर मांग की मात्रा में जो प्रभाव पड़ता है, आनुपातिक प्रभाव, उसको हम क्या करेंगे, कीमत लोच के अंतर्गत शामिल करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा मांग की आय मांग लोच। आय मांग लोच या मांग की आय लोच, इसके अंतर्गत क्या होता है कि उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन का अध्ययन हम किस में करेंगे, आय मांग लोच में। अर्थात उपभोक्ता की आय में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, और उस वृद्धि के फलस्वरूप
मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, उसका अध्ययन हम किस में करेंगे? आय मांग लोच में। अर्थात उपभोक्ता की आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं आय मांग लोच। इसमें अगर इसका मान, आय मांग लोच का मान अगर धनात्मक आता है तो वो क्या होगा? उसमें उत्कृष्ट वस्तुएं, और अगर ऋणात्मक आता है तो निकृष्ट अथवा हीन वस्तुएं कहलाती है। इसके अंतर्गत हमें एक परिभाषा भी दी गई है स्टेनियर हेग की। उन्होंने कहा है कि मांग की आय लोच किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन और क्रेता की आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को व्यक्त करता है। अब हम अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, मांग की आड़ी अथवा तिरछी लोच। आड़ी तिरछी लोच क्या होती है? तो देखो, कुछ वस्तुएं आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, इन्हें हम प्रतिस्थापन अथवा पूरक वस्तुएं कहते हैं। देखो, प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहते हैं? एक वस्तु के स्थान पे हम दूसरी वस्तु का उपयोग कर लेते हैं। जैसे एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो हम क्या करेंगे? दूसरी वस्तु उसकी जगह यूज़ कर लेंगे। जैसे चाय की कीमत में वृद्धि होने पे हमने क्या किया? कॉफ़ी की कीमत उस समय स्थिर है तो क्या होगा? चाय की कीमत में वृद्धि हुई तो हम कॉफ़ी का यूज़ करने लग गए, तो कॉफ़ी की मांग में वृद्धि हो गई है ना। प्रतिस्थापन, एक की जगह दूसरी को प्रतिस्थापित कर दिया हमने, चाय की जगह कॉफ़ी को। इसी तरह पूरक वस्तुएं, जैसे पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुई, ठीक है, तो हमने क्या किया? कार थोड़ा कम यूज़ करने लग गए कि ज़रूरी जगह है तो थोड़ा कार को तो हम बहुत ज़रूरी है तो हम यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो थोड़ा कम करने लगे। पूरक वस्तु यानी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने पे कार का यूज़ थोड़ा कम हो गया, यानी ये हो गई पूरक वस्तुएं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कुछ वस्तुएं आपस में क्या होता है? एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, इन्हें हम प्रतिस्थापन अथवा पूरक वस्तुएं कहते हैं। एक वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग पर जो आनुपातिक प्रभाव पड़ता है। देखो, एक ही चीज़ आ रही है, आनुपातिक। मांग की लोच में हम एक शब्द ले रहे हैं, आनुपातिक, अर्थात कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो आनुपातिक प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? मांग की आड़ी अथवा तिरछी लोच में करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसका मान धनात्मक है तो स्थानापन्न वस्तु है, और ऋणात्मक आता है, अगर माइनस में आती है मांग की लोच तो वो पूरक वस्तुएं कहलाती है। अगला है हमारा मांग की लोच की श्रेणियाँ, मतलब कौन कौन सी इसकी श्रेणियाँ हैं। देखो, पहली है पूर्णतया लोचदार मांग, इसको हम कहते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड। इसमें क्या होता है? ईपी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईपी से हम व्यक्त कर रहे हैं, कीमत लोच को, इज अनंत इजिकल टू अनंत। इसमें क्या होता है? अनंत तक आता है। इसमें क्या होता है? अब देखो, किसी वस्तु की कीमत में बहुत कम परिवर्तन या कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसके फलस्वरूप मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, तो उसका अध्ययन हम किस में करेंगे? पूर्णतया लोचदार मांग के अंतर्गत करते हैं। देखो, अब मैं इसका आपको एक डायग्राम बताती हूँ। आप इसमें देखिए, E इजिकल टू अनंत का साइन दे रखा है आपको, ये OX अक्ष के समानांतर दी हुई है आपको। यानी इसमें क्या है कि किसी वस्तु की कीमत में बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो या बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो जो हमें दिखाई भी नहीं देता हो, उसके फलस्वरूप भी मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, तो उसको हम क्या कहेंगे? पूर्णतया लोचदार मांग। व्यवहार में ऐसी वस्तुएं, व्यवहारिक जीवन में ऐसी वस्तुएं देखने को नहीं मिलती, ये सिर्फ और सिर्फ एक सैद्धांतिक धारणा है। इसमें मांग वक्र OX अक्ष के समानांतर होगा, और ये हमें कहाँ मिलेगी? जब हम मार्केट पढ़ेंगे, पूर्ण प्रतिस्पर्धा,
पूर्ण प्रतिस्पर्धा में ऐसी मांग रेखा पाई जाती है। जब हम आगे जब मार्केट वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा पढ़ेंगे, उस समय मांग वक्र क्या होगा, ओ एक्स अक्ष के समानांतर होगा। नेक्स्ट है पूर्णतया बेलोचदार मांग। इसमें क्या होता है, EP इजिकल टू 0, अर्थात क्या होगा, ये देखो डायग्राम में देख रहे हैं E इजिकल टू 0 दिया हुआ आपको। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत में अनंत परिवर्तन है ना, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना या कम परिवर्तन होने पर के फलस्वरूप मांग में अत्यंत सूक्ष्म या कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं उसे। देखो इसमें अगर हम डिमांड कर्व E इजिकल टू 0 दिया हुआ है, कीमत में हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मांग हमारी फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यह भी एक सैद्धांतिक धारणा है, व्यवहारिक जीवन में ऐसी वस्तुएं नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इकाई लोचदार मांग। EP इजिकल टू 1। किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में समान आनुपातिक प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकाई लोचदार मांग। अर्थात यदि वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि होती है तो मांग में क्या होगा, 40% की कमी आएगी, तो वो क्या होगा, इकाई लोचदार मांग। देखो इकाई लोचदार में क्या हो रहा है, बिल्कुल बराबर, जितने प्रतिशत कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में उतने ही प्रतिशत की कमी होगी, या कीमत में जितने प्रतिशत की कमी होगी मांग में उतने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बिल्कुल बराबर होता है। इसमें डिमांड कर्व क्या होगा, 45 डिग्री के कोण के समान होगा, ऋणात्मक ढाल वाला होगा। डायग्राम में आपको दिया हुआ है E इजिकल टू 1, दिस इज इकाई लोचदार मांग, यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड इसे हम कहेंगे। मांग वक्र क्या है, 45 डिग्री कोण के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अधिक लोचदार मांग। EP इज़ मोर देन 1। मैंने अभी आपको पहले कहा था यदि एक से अधिक है तो वो क्या होगा, अधिक लोचदार मांग। किसी वस्तु की मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक को, तो वो क्या होगी, अधिक लोचदार मांग कहलाएगी। अर्थात जैसे कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो मांग में क्या हो रही है, 50% की कमी हो रही है। यानी कीमत में जितना आनुपातिक परिवर्तन हुआ है मांग में उससे ज़्यादा परिवर्तन होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अधिक लोचदार मांग। ये देखो आपको दिया हुआ है E इज़ ग्रेटर देन 1, आपको इसके अंदर दिया हुआ है दिस इज़ अधिक लोचदार मांग। इसमें क्या होता है, इसमें विलासिता की वस्तुएं आती है, जो विलासिता वाली वस्तुएं हैं वो अधिक लोचदार मांग के अंतर्गत आती है। और मार्केट वाला जो पार्ट है उसमें एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा है, उस एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा में ये मांग रेखा हमें देखने को मिलेगी। उस समय एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा जब हम करेंगे तब हम ये वाला मांग वक्र लेंगे। नेक्स्ट है कम लोचदार, इसको हम बेलोचदार मांग भी कहते हैं, कम लोचदार अथवा बेलोचदार मांग। EP इज़ लेस देन 1। अब देखो अधिक लोचदार में क्या था, कीमत में कम वृद्धि हुई तो मांग में ज़्यादा कमी हुई, तो ये क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, यानी कीमत में ज़्यादा वृद्धि हो रही है तो भी डिमांड में कम कमी होगी। जैसे किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में कम आनुपातिक परिवर्तन होता है तो वो क्या होती है, बेलोचदार मांग। इसके अंतर्गत कौन सी वस्तु आती है, अनिवार्य वस्तुएं, जैसे नमक है, नमक की कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। नमक की हम मान लेते हैं नमक की एक थैली 20 रुपये की आती है, अगर वो बढ़ के 30 रुपये की भी आती है, उसको बढ़ा दिया हमने 50% इसकी प्राइस वृद्धि कर दी और उसको बढ़ा के हमने 30 रुपये कर दिया, तो ऑब्वियसली हर व्यक्ति खरीदेगा उसको, अनिवार्य चीज़ है, तो उसकी डिमांड में सिर्फ 10% की कमी आई है, इससे ज़्यादा कमी नहीं आएगी, ज़्यादा कमी नहीं आएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेलोचदार मांग। और
ये किस में पाया जाएगा मांग कर्व? एकाधिकार। जब हम मार्केट में एकाधिकार पढ़ेंगे उसमें ये वाला डिमांड कर्व पाया जाएगा। ये देखो EP इज़ लेस देन 1 जो आपको यहाँ दिया हुआ है, EP इज इक्वल टू 0 के आगे जस्ट दिया हुआ है EP इज़ लेस देन 1। अब हम आते हैं, अगला हमारा पॉइंट है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। मतलब वे कौन से तत्व हैं जो मांग की लोच को प्रभावित कर रहे हैं? तो उसके अंतर्गत है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है वस्तु की प्रकृति। देखो किसी वस्तु की प्रकृति मांग की लोच को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। कुछ वस्तुएं अनिवार्य होती है, जैसे नमक है, अनाज है, तो उन वस्तुओं का उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनकी मांग क्या होगी? बेलोचदार। अभी अभी हमने पढ़ा था नमक वाला, अभी अभी मैंने उदाहरण दिया था आपको बेलोचदार मांग में। और विलासिताओं की वस्तुओं की मांग क्या होगी? अधिक लोचदार। और मतलब आरामदायक वस्तुएं कौन सी आएगी? लोचदार मांग में कौन सी आएगी? आरामदायक वस्तुएं। जैसे नमक वगैरह हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, बहुत ज़्यादा वृद्धि भी होगी, तो भी हम उसको काम में लेंगे। विलासिता की वस्तु जैसे कार है, AC है, उनकी अगर कीमत में वृद्धि होती है तो लोग कहेंगे कि हम अभी नहीं परचेज़ करते, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो कीमत में ज़्यादा वृद्धि होने पे मांग में क्या होगा? कमी आएगी। ठीक है ना। आरामदायक वस्तुएं जैसे फल है, दूध है, तो जितनी वृद्धि होगी, जितने % वृद्धि होगी तो उतने % ही कमी आएगी। नेक्स्ट है वस्तु के विविध प्रयोग। कुछ वस्तुएं क्या होती है अनेक प्रकार से काम में ली जाती है, जैसे बिजली है। ठीक है, तो उसका क्या होता है? बिजली की जो दर है वो घरेलू उपयोग के लिए अलग है, ऑफिस के लिए अलग है, फैक्ट्री के लिए अलग है। तो अगर इसमें वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता क्या करेगा? इन उपकरणों को चलाने के लिए बिजली का उपयोग थोड़ा कम कर देगा। जैसे महत्वपूर्ण कामों में बिजली यूज़ लेगा। अगर बिजली महंगी हो गई तो आप क्या करोगे? जहाँ पूरी रात AC चलता है वहाँ की जगह आप क्या करोगे? हम थोड़ा AC कम चला लेते हैं। इस तरह से आप थोड़ा बिजली कम खर्च करोगे। अगला पॉइंट है हमारा उपभोक्ता का आय स्तर। यदि उपभोक्ता निम्न या बहुत उच्च आय स्तर के हैं, या तो उपभोक्ता की आय बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? वस्तुओं की मांग क्या होगी? उस समय बेलोचदार होगी। क्योंकि निम्न आय वाले उपभोक्ता क्या करेंगे? अनिवार्य वस्तुएं, निम्न आय वाले तो अनिवार्य वस्तुएं, और धनी आय वाले जो धनी व्यक्ति हैं वो ये क्या करेंगे? मूल्य अनिवार्य वस्तुओं का उनके ऊपर कोई प्रभाव धनी वर्ग पर नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा समय का प्रभाव। समय का प्रभाव अर्थात अल्पकाल है, तो अल्पकाल में क्या होगा? वस्तु की मांग क्या होगी? बेलोचदार होगी। क्यों बेलोचदार होगी? क्योंकि उस समय मूल्य में परिवर्तन करना और ये सब संभव नहीं होता है। अल्पकाल में वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। क्यों? क्योंकि इस समय वस्तुओं की पूर्ति हम एकदम से उसकी पूर्ति तो हम बढ़ा नहीं सकते ना, इसलिए उसकी मांग क्या होगी? बेलोचदार होगी। जबकि दीर्घकाल में हम मांग को समायोजित कर सकते हैं, तो उसकी मांग क्या होगी? अधिक लोचदार होगी। अगला है वस्तु के प्रयोग के स्थगन की संभावना। मतलब यदि वस्तु का प्रयोग हम भविष्य के लिए स्थगित कर देते हैं कि हम है ना, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वस्तु का, कि हमें कुछ वस्तु चाहिए लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम अभी नहीं लेके कुछ समय बाद ले लें, तो उसको स्थगित कर दिया हमने, तो उसकी मांग क्या होगी? अधिक लोचदार होगी। और अगर हम वस्तु का स्थगन नहीं कर सकते, बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो उसकी मांग क्या होगी? बेलोचदार हो जाएगी। नेक्स्ट है संयुक्त मांग। संयुक्त मांग क्या होती है? जैसे कार है, कार पेट्रोल, ब्रेड बटर, इनकी मांग की लोच क्या होगी? एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। तो एक वस्तु की मांग अगर अधिक लोचदार है
एक वस्तु की मांग अगर अधिक लोचदार होगी तो दूसरी वस्तु की मांग क्या होगी, वो भी अधिक लोचदार ही होगी। अगला पॉइंट है हमारा सरकारी नीति। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ वस्तु के क्रय की अनुमति नहीं देती कि हम इस वस्तु को हम क्रय नहीं करेंगे, तो उन वस्तुओं की मांग क्या होगी, बेलोचदार होगी। जिन वस्तुओं की क्रय की अनुमति सरकार नहीं देती है तो उन वस्तुओं की मांग क्या होगी, बेलोचदार होगी। अगला पॉइंट है हमारा धन का वितरण। देखो, यदि समाज में धन का वितरण असमान है तो क्या होगा, वस्तुओं की मांग कम लोचदार होगी, क्योंकि ऐसी दशा में क्या होगा, समाज का वितरण दो भागों में हो जाता है, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग। वस्तु की कीमत में क्या होगा, परिवर्तन, अगर होने वाला परिवर्तन वस्तु की कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा तो धनी व्यक्ति क्या करेगा, उसकी मांग को प्रभावित कर सकता है और निर्धन नहीं करेगा। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि धन का वितरण समान होगा तो मांग की लोच क्या होगी, अधिक लोचदार होगी, क्योंकि मूल्य में परिवर्तन जो होगा वो उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन से क्या होगा, उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन भी होगा। और यदि असमान वितरण है तो मांग की लोच क्या होगी, बेलोचदार होगी। अगला है वस्तु का टिकाऊपन। देखो, अगर वस्तु टिकाऊ होगी, जैसे फर्नीचर है हमारा, ठीक है, तो वो टिकाऊ होता है तो मांग की लोच क्या होगी, अधिक लोचदार होगी, क्योंकि हम एक बार परचेज़ कर लेंगे तो हमें उसकी मांग काफ़ी टाइम तक हमें नहीं पड़ेगी, उसकी डिमांड की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं दूसरी बार परचेज़ करने की काफ़ी टाइम तक, इसलिए। नेक्स्ट है वस्तु के स्थानापन्न। यदि वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होंगे बाज़ार में तो वस्तु की मांग क्या होगी, अधिक लोचदार होगी, क्योंकि उपभोक्ता क्या करेगा, उसकी जगह दूसरी वस्तु, स्थानापन्न वस्तु यूज़ कर लेगा। और अगर स्थानापन्न उपलब्ध नहीं हुए तो मांग की लोच क्या होगी, कम लोचदार होगी। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है मांग की लोच। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था मांग किसे कहते हैं, आज उसी को मैंने आगे बढ़ाते हुए मांग की लोच का इसमें टॉपिक डाला है। मांग की लोच किसे कहते हैं, इसके क्या प्रकार होते हैं, इसकी क्या श्रेणियाँ हैं, कितनी श्रेणियाँ हैं और इसको प्रभावित करने वाले तत्व, आज हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे आप जितना शेयर करेंगे दूसरे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलता रहेगा। और इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे जो आगे जो वीडियो आएंगे उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बेल आइकन को दबाइए, आपको नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आगे इससे रिलेटेड और वीडियो लेके आऊँगी मैं। मांग का टॉपिक आज हमने पूरा किया है, अगला टॉपिक इससे रिलेटेड ही लेके आऊँगी। कोरोना काल चल रहा है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। धन्यवाद।